हेलो एंड वेलकम टू विशाखा क्लासेस। मैं विशाखा मिस और आज आपके लिए लेके आई हूँ एक गुड न्यूज़। ये गुड न्यूज़ आप सभी के स्पेशली मुंबई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए है। और आज बता देती हूँ मैं आपको कि हमने एडिकोडेमी लॉन्च हो चुका है और जिसमें आपको मिलने वाले हैं मुंबई यूनिवर्सिटीज़ के लेक्चर्स। और ये जो लेक्चर्स है वो आपको सिर्फ वड़ा पाव के प्राइस में ही मिलने वाला है। आपने सही सुना है, आपको ये जो लेक्चर्स है वो आपको वड़ा पाव के प्राइस में मिलने वाला है। मीन्स आपको सिर्फ 10 रुपीज़ में आपको लेक्चर्स मिलेंगे। अब ये एडिकोडेमी क्यों आप यहाँ पे आइए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं बेस्ट क्वालिटीज लेक्चर्स मिलने वाले हैं, जहाँ पे आपको बेस्ट टीचर्स जो आपको लेक्चर्स यहाँ पे प्रोवाइड्स करने वाले हैं। सेकेंडली पॉइंट, यहाँ पे आपको जो एक्सप्लेनेशन होने वाला है लेक्चर्स के वीडियोस हमारे सभी हिंदी में होने वाले हैं, जिसे आप आसानी से समझ सकते हो। थर्ड पॉइंट, यहाँ पे आपको मिलेगा HD क्वालिटी रिकॉर्डिंग लेक्चर मिलेगा, जिसे आप कभी भी आप देख सकते हो। जब भी आप फ्री हो तभी आप ये लेक्चर्स आप वो टाइम पे देख सकते हो। फोर्थली पॉइंट, यहाँ पे आपको ये जो सिलेबस है स्पेशली यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के लेक्चर्स है वो यहाँ पे हम आप प्रोवाइड्स करने वाले हैं। उनके जो सिलेबस है वो यहाँ पे प्रोवाइड्स होंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे आपको जो लेक्चर्स मिलेंगे वो 10 रुपीज़ के लेक्चर्स मिलने वाले। ओनली 10 रुपीज़ में आपको यहाँ पे लेक्चर्स प्रोवाइड होने वाले हैं। और ये जो आप लेक्चर्स हैं आप किसी पे भी देख सकते हो, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, और कोई भी एप्पल प्रोडक्ट्स हो गए आप उस पर सभी पे देख सकते हो। और लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज डेमो लेक्चर। आज मैं आपको इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले हमें अकाउंटिंग क्या होता है वो बहुत जानना ज़रूरी है। तो अकाउंटिंग जैसे आपको मालूम है, जिसमें हम अकाउंटिंग करते हैं, लेकिन ये अकाउंटिंग 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमने 11th स्टैंडर्ड से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। जैसे ही हमने कॉमर्स लिया था वैसे ही हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टार्ट कर लिया था। अब ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम मनी टर्म्स के बारे में, मनी टर्म से रिलेटिव ट्रांजेक्शन्स वहाँ पे हम करते हैं, जिससे हमें मालूम पड़ता है कि कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कंपनी कैसी है, किस तरीके से है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही हमें मालूम पड़ता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने दो चीज़ बनाना सीखी थी: प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें मालूम पड़ता है कि कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है, लॉसेस हो रहे हैं, क्या हो रहा है, उसी से हमें मालूम पड़ता है। और बैलेंस शीट में हमें मालूम पड़ता है कि हमारा जो एसेट्स है और लायबिलिटी है वो बराबर है या नहीं है। सेकेंडली आता है मैनेजमेंट अकाउंट। मैनेजमेंट अकाउंट डिजाइन किया जाता है फॉर मैनेजमेंट के लिए। ये स्पेशलाइजिंग देखा जाए तो टॉप मैनेजमेंट जो होते हैं उनके लिए यहाँ पे ये किया जाता है। इसमें होता है क्या है, जो टॉप मैनेजमेंट होते हैं उनको पॉलिसी बनाना रहता है, डिसीजंस लेना होता है, डिसीजन किस तरीके से लेना है, क्या लेना है, ये सब हमें मैनेजमेंट अकाउंट में सीखा था। अब मैनेजमेंट अकाउंट को डिटेल कहाँ से मिलती है? फाइनेंशियल अकाउंट में हम जो भी डिटेल करते हैं वो सब डिटेल जाता है मैनेजमेंट अकाउंट को। तो मैनेजमेंट अकाउंट डेटा लेता है, प्लानिंग करता है, उसके हिसाब से वो पॉलिसी बनाता है, उसके हिसाब से वहाँ पे वो डिसीजन लेता है। लेकिन सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट से मैनेजमेंट डिसीजन ले नहीं सकता है। इसके लिए उनको क्या चाहिए रहता है वहाँ पे? कॉस्ट अकाउंटिंग। अब ये कॉस्ट अकाउंटिंग करता है क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग में होता है यहाँ पे इन लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, समराइजेशन करते हैं। ये सब यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग में होता है। अब कॉस्ट अकाउंटिंग में दो तरीके से होते हैं: प्रोडक्ट या सर्विस। दोनों में ही कॉस्ट अकाउंटिंग लगता है। कॉस्ट अकाउंटिंग जैसे हम देखा जाए तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा होता है, हर साल बनाना पड़ता है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग वैसा नहीं है। जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम कॉस्ट अकाउंटिंग करेंगे, जब नहीं पड़ेगी तो हम वहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं करेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग किसके लिए काम आता है? ये इंटरनली काम आता है। इंटरनली मतलब मैनेजमेंट को काम आता है कॉस्ट अकाउंटिंग यूज़ करना। कॉस्ट अकाउंटिंग का काम क्या होता है? प्लानिंग करना, कॉस्ट को कंट्रोल करना। किसी चीज़ का अगर कुछ ज़्यादा ही प्राइस हम बढ़ा दिया जाता है या कभी कुछ हो जाता है, उस चीज़ को कैसे कंट्रोल करना है,
फिर उसको वहाँ पे कैसे रिड्यूस करना है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग का काम होता है। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बेसिक बता दिया है कि अकाउंटिंग के 3 टाइप से रिपीट कर रही हूँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड द कॉस्ट अकाउंटिंग। इतना आपको क्लियर हो गया हो। अब हम जाएंगे आगे। कॉस्ट क्या होता है, कॉस्टिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इसके यूजेस क्या होते हैं, ये सब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिखा दिया। ये जो यहाँ पे पूरा जितना लिखा था ना, वो पूरा मैंने आपको कॉन्सेप्ट 3 हिस्सों में डिवाइड करके बता दिया है। अब आ जाते हैं मीनिंग ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट का सीधा साधा मीनिंग होता है खर्चा। अगर नॉर्मल भाषा में बता दिया जाए, खर्चा। जैसे हमारी मम्मा हमारे घर पे खर्चे को बोलते ना, जब महीने का खर्चा कैसे कंट्रोल करना है, क्या नहीं इस महीने हम नहीं लाएंगे चलेगा, या इस महीने हम होटल नहीं जाएंगे चलेगा, तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे घर का हम क्या कर रहे हैं, खर्चे को कंट्रोल कर रहे हैं। इसी खर्चे को अगर अकाउंटिंग लैंग्वेज में बात की जाती है तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं कॉस्ट। तो कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करना है, क्या करना है, वो सब यहाँ पे देख यूज़ करते हैं। फिर आता है कॉस्टिंग। वो जो कॉस्ट हम यूज़ करने वाले हैं उसके अलग अलग तरीके होते हैं, टेक्निक होती है, वो सब हम यहाँ पे देखते हैं। उस टर्म को बोलते हैं कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग को हम यहाँ पे एनालाइजेशन करते हैं, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं प्रोडक्ट के हिसाब से, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, प्रोसेस के हिसाब से, वो सब। कॉस्ट अकाउंटिंग का तो मीनिंग आपको मैंने पहले ही बता दिया। जो कॉस्ट प्रोडक्शन या सर्विस पे होता है उसको कंट्रोल करना रहता है, एनालाइजेशन करना रहता है, रिकॉर्ड करना पड़ता है, इस सब को बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। फिर आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे आपको कॉस्ट अकाउंटिंग दिया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या दिया है, जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है या सर्विस होता है उसको मेजरमेंट करना है, किसके हिसाब से, प्रॉफिट के हिसाब से। प्रॉपर अवेलेबल इन्वेंटरी होना चाहिए। इन्वेंटरी का मतलब स्टॉक, ठीक है। एनालाइजेशन कॉस्ट, किसी चीज़ का बोलो ना, हर एक चीज़ का अलग अलग कॉस्ट होता है। अगर मैं सिर्फ चावल के एग्जांपल लेती हूँ तो बासमती राइस का प्राइस अलग होगा, ब्राउन राइस के प्राइस अलग होगा, रेड राइस के प्राइस अलग होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एनालाइजेशन कर रहे हैं कि किस कॉस्ट, कौन सी चीज़ का क्या खर्चा या कैसा प्राइस है। सेम यहाँ पे कोई भी कॉस्ट का किस चीज़ का खर्चा, तो उसका मटेरियल क्या यूज़ करने वाले हैं, उस पर कितना लेबर रखने वाले, मतलब मेहनत कितनी लगने वाली है उस चीज़ को बनाने के लिए, उस चीज़ के ऊपर एक्सपेंस कितना लगने वाला है, उसके बाद ही हम वहाँ पे कॉस्ट देख सकते हैं। जैसे कोई चीज़ है, जैसे आपको डेयरी मिल्क मिल रही हो 10 रुपये की, तो उस पर मटेरियल लग रहा है, बराबर। हम अगर उदाहरण ले लें तो 1 रुपये का मटेरियल ले लो, 1.5 रुपये का लेबर ले लो, उस पर जो खर्चा वर्चा सब लगा के एक्सपेंस का ले लो, उस पर भी आप 1 रुपये, तो यहाँ पे 3.5 रुपीज़ हमारा खर्चा हो जाता है। 10 रुपये में से 3.5 रुपीज़ खर्चा होने के बाद जो अमाउंट बच जाता है वो हमारा क्या हो गया, एक तरीके से प्रॉफिट हो गया है, ठीक है। टू अलोकेट बताना है कैसे उसको अलॉट करना है, कैसे रॉ मटेरियल्स देना है, लेबर्स कैसे हो जाए, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कौन सा लेबर यूज़ होता है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ होता है, ये सभी हम वहाँ पे देखना रहता है। कॉस्ट रिपोर्टिंग, कॉस्ट रिपोर्टिंग में बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बोल दिया जाता है। एक तरीके से देखा जाए कि क्या रिपोर्ट लिखना चाहिए, किसके लिए लिखना चाहिए, कब लिखना चाहिए, क्यों लिखना चाहिए। तो इसको इंग्लिश में क्या हो गया, व्हाट टू रिपोर्ट, whom टू रिपोर्ट, when टू रिपोर्ट एंड हाउ टू रिपोर्ट। तो व्हाट टू रिपोर्ट में क्या आता है कि जो भी हम नेचुरल इंफॉर्मेशन होती है वो यहाँ पे लिख दें। किसको रिपोर्ट करना है, जो भी हमारा एड्रेस है, मतलब जो मेन होगा, हमारा जो बॉस होगा, उसको हमें रिपोर्ट करना है। कब रिपोर्ट करना है, आप इसको रोज रिपोर्ट कर दो सामने वाले को, हफ्ते में रिपोर्ट कर लो, महीने के हिसाब से रिपोर्ट कर लो, या फिर ईयरली वाइज आप रिपोर्ट कर सकते हो। हाउ टू रिपोर्ट, आप इसको कैसे रिपोर्ट करना, मतलब सामने वाले को कैसे बताना है, तो इसका एक तरीका होता है, एक फॉर्मेट होता है, तो उसके हिसाब से आपको वहाँ पे एक रिपोर्ट करना रहता है।
टू असेस द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को असेस करना बहुत ज़रूरी है। कॉस्ट अकाउंटिंग का काम यही होता है कि मैनेजमेंट को वहाँ पे हम एक तरह से डिसीजन बता दिया जाए, उनको एक डिसीजन जो लेते हैं उसमें वो कॉस्ट अकाउंटिंग काम आता है कि रॉ मटेरियल में जो खर्चा होगा, टाइम कितना लग रहा है, एक्सपेंस कितना हो रहा है, हमारी सेलिंग प्राइस क्या होने वाली है, इसमें क्या क्या प्रोविज़न लगा है, ये सब होने के बाद उस पर एक डिसीजन लिया जाता है। जिससे कंट्रोल इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक जो स्टॉक होता है, जो हम सामान लेके आ रहे हैं रॉ मटेरियल का, कि जितना ज़रूरत होगा उतना ही आप लेके आओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको 10 की ज़रूरत है, आप 20 लेके आ गए, तो जो बाकी जो 10 क्या हो गए, नुकसान हो गया। तो मैनेजमेंट का यहाँ पे काम होता है देखने का कि आप जो सामान लेके आ रहे हैं हम उतना ही लेके आए जितने की हमें ज़रूरत हो। कॉस्ट कंट्रोल, किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। हमें यहाँ पर कॉस्ट कंट्रोल के लिए एक टारगेट सेट करना पड़ता है कि उसका प्रोडक्शन जितना है तो इतने टाइम पे इतना प्रोडक्शन यहाँ पे सेटअप हो जाना चाहिए, या इतने सामान से इतना प्रोडक्शन हो जाना चाहिए। ऐसा मेजरिंग करना ज़रूरी है, एक्चुअल फिगर निकालना बहुत ज़रूरी है पीरियड टू पीरियड के हिसाब से। कभी कभी प्राइस चेंज होने की वजह से भी प्रॉब्लम आ जाता है। फिगर ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, जो भी एक्चुअली परफॉर्मेंस जो हो रहा हो, समझो मैंने टारगेट रखा है 100 का, लेकिन परफॉर्मेंस हुआ खाली 80 का, तो जो 80 का परफॉर्मेंस हुआ है उसके हिसाब से वहाँ पे होता है। ऐसा नहीं हम 100 के हिसाब से सब कॉस्टिंग कर लेंगे। अनालाइजेशन वेरिएशन फेदर फेवरेबल और एब्सेंट, जो चीज़ कर रहे हो वो फेवरेबल है, मतलब अपने हिसाब से या अपने ज़रूरत के हिसाब से बराबर है या नहीं है। अगर नहीं होता हो तो इमीडिएटली हमें एक्शन लेना पड़ता है, फटाक से एक्शन लेना पड़ता है कि अगर ऐसा नहीं ऐसा हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई हो कभी कहाँ पे, तो वहाँ पे उनको फटाक से वहाँ पे एक्शन लेना ज़रूरी है। ऑप्टिमस प्रोडक्ट मिक्स, ऑप्टिमस मतलब जितना ज़रूरत है हम उतना ही हमें यूज़ करना चाहिए। इसके लिए मेरिट्स या डीमेरिट्स हो जाता है। जो भी डिसीजन हो बराबर डिसीजन लेना चाहिए, सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन बराबर होना चाहिए। फ्यूचर पॉलिसी देखना पड़ता है और खासकर मैनेजमेंट को कि जो फ्यूचर ग्रोथ जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं वो ग्रोथ होने वाला या नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो जो डिसीजन ले रहे हो उसकी वजह से हम क्या आ जाए, लॉस पे आ जाए। तो उनको सोच समझ के डिसीजन लेना होता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सभी मैनेजमेंट के पॉलिसी के हिसाब से डिपेंड होता है। अब आता है कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट यूनिट। अब कॉस्ट सेंटर, तो कॉस्ट सेंटर क्या होता है, इट इज़ लोकेटेड, जो लोकेशन होता है, पर्सन होता है, आइटम होता है, जो भी हमारी वो क्या कॉस्ट के हिसाब से किस पर्पज़ के हिसाब से यूज़ होने वाली है कॉस्ट कंट्रोल के लिए, वो यहाँ पे देखा जाता है। अब इस कॉस्ट सेंटर को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। सबसे आता है पहले पर्सनली कॉस्ट सेंटर। पर्सनली कॉस्ट सेंटर कैसे, जो भी हम मशीनरी ऑपरेट करने वाले सेल्समैन होते हैं वो हम पर्सनली से कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं ना उसमें। वहाँ पे हम एम पर्सनल प्रोडक्शन डाल रहे हैं, फैक्ट्री चल रही है, फैक्ट्री में लोकेशन हो रहा है, वापस लोकेशन में हमारी फैक्ट्री चल रही है, तो वहाँ पे हम देख नहीं सकते ना कितना जल्दी स्पीड में। कभी कभी क्या होता है कि वहाँ पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। मशीन्स में सडनली कभी ख़राब हो जाना मशीन, तो कॉस्ट हमारा रिड्यूसिंग हो जाना, मतलब जो हमारे बनाने वाली चीज़ें होती हैं वहाँ पे लेबर लेबर को तो पैसा देना ही होगा, लेबर का पैसे तो हम कैंसिल नहीं वहाँ पे कर सकते। ऑपरेशनली कॉस्ट सेंटर, वहाँ पे जो भी हम सिमिलर मशीनरी हो गया, पर्सन हो गया, वो नॉर्मली वहाँ पे यूज़ करना है। प्रोसेस द कॉस्ट सेंटर्स होना चाहिए। प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर चाहिए, जो भी हम प्रोडक्शन करने वाले उसको भी वहाँ पे एक सेंटरिंग होना चाहिए। कटिंग करना, असेंबली करना, फिनिशिंग डिपार्टमेंट अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए सब कुछ एक जगह पे हो जाए, जहाँ पे कटिंग हो रहा है वहाँ पे फिनिशिंग भी हो रहा हो, ऐसे नहीं। कटिंग के लिए अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए, फिर वो कटिंग होने के बाद जो भी प्रोडक्शन आएगा उसको बराबर जमाने के लिए असेंबली अलग से होना चाहिए, और जो प्रोडक्ट हमें निकालना है मतलब सेल करना है उसका फाइनेंशियली अलग होना चाहिए। सर्विस कॉस्ट सेंटर, सर्विस कॉस्ट सेंटर का मतलब होता है कि हमारा जो सामान बेच रहे हैं उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस जो होती है उसके लिए अलग से डिपार्टमेंट होना ज़रूरी है।
ये स्टोर डिपार्टमेंट होना चाहिए, रिपेयरिंग होना चाहिए, मेंटेनेंस का अलग से डिपार्टमेंट होना चाहिए, परचेस डिपार्टमेंट अलग होना चाहिए, सेल्स डिपार्टमेंट अलग होना चाहिए, एचआर डिपार्टमेंट अलग से होना चाहिए। सभी कुछ एक जगह पे नहीं होना चाहिए। फिर आता है कॉस्ट यूनिट। हर एक चीज़ के लिए अलग अलग कॉस्ट यूनिट होती हैं। लिक्विड प्रोडक्ट के लिए अलग कॉस्ट यूनिट होती हैं। बाद में जो गेहूँ ये सब होते हैं उनके लिए अलग होती हैं। लैंड होती है उनके लिए अलग से कॉस्ट यूनिट होती हैं। ऑयलिंग होता है उसके लिए अलग से होता है। पैसेंजर्स जो होंगे उसके लिए भी अलग अलग यूनिट हम यहाँ पे देखते हैं। तो इसमें से हम कुछ एग्जाम्पल आज अभी देखने वाले हैं। तो टेक्सटाइल टेक्सटाइल के लिए मीटर या यार्ड यूज़ करते हैं। ट्रांसपोर्ट के हिसाब के लिए जो भी पैसेंजर आएगा उसको किलोमीटर के हिसाब से। पावर के लिए किलोवाट के हिसाब से, पर आवर के हिसाब से। पेंट लीटर के हिसाब से। आयरन और स्टील टन के हिसाब से। कैंटीन पर मील। केमिकल लीटर किलोग्राम। रेडीमेड गारमेंट नंबर के हिसाब से। पेट्रोल भी लीटर के हिसाब से। तो ये सब होते हैं कॉस्ट यूनिट। तो हम जो भी कॉस्ट लगाएंगे उस पर जो भी अमाउंट एमआरपी लगाएंगे इस सब को यूनिट के हिसाब से हमें देखना होगा। अगर आप बम्बई साइड हो, देखो वहाँ पे आप मीटर के हिसाब से पैसा बढ़ता है। पहले 18 रुपये होता है, सडनली एक कोई सडन अमाउंट, हम सडन किलोमीटर जाने के बाद वहाँ पे धीरे धीरे क्या हो रहा है, 1 1 रुपीज़ चार्ज बढ़ रहा है। तो वो किसके हिसाब से हो रहा है, किलोमीटर के हिसाब से, पैसेंजर के हिसाब से नहीं वहाँ पे हो रहा है। आप उसमें एक जन बैठो या 3 जन बैठो, प्राइस उतना ही आने वाला है। लेकिन आप भाईंदर, वसई, विरार ये साइड आ जाओगे जहाँ पे शेयरिंग ऑटो स्टार्ट होता है तो वहाँ पे पैसेंजर के हिसाब से लगता है। 20 रुपीज़ पर सीट, बराबर 10 रुपीज़ पर सीट, 15 रुपीज़ पर सीट के हिसाब से वहाँ पे आपको चार्जेस देना होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पैसेंजर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज हो रहा है। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट को। कॉस्ट को कुछ कॉमनली फीचर के हिसाब से हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर दिया। तो ये जो चार्ट है बहुत इम्पोर्टेंट चार्ट होने वाला है। ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, तो डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है वो देखेंगे। बिहेवियर के बारे में, कंट्रोलिंग के हिसाब से, फंक्शन के हिसाब से, टाइम के हिसाब से और अदर बेसिस के हिसाब से। तो ये अगर आपको एग्ज़ाम में आता है तो ये इस तरीके से आप चार्ट बना दीजिए जिससे आपको एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अब एक एक करके देख लेते हैं। बेस्ड ऑन द आइडेंटिफिकेशन कॉस्ट के हिसाब से डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, जो डायरेक्टली किसी चीज़ के ऊपर खर्चा लगता हो। ठीक है, जो रॉ मटेरियल हम लेके आने वाले डायरेक्ट मालूम है ना। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को चॉकलेट बनाना है तो चॉकलेट बनाने के लिए मुझे कुछ तो रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा, तो वो क्या हो गया, मेरा डायरेक्ट खर्चा। उसको बनाने के लिए जो मेरे को लेबर रखेंगी वो भी मेरा क्या हो गया, डायरेक्ट खर्चा। ठीक है, इनडायरेक्ट खर्चा लाइट, पावर, रेंट, उसके लिए अलग से जो मशीन यूज़ करूँगी वो, बिल्डिंग का जो भाड़ा जहाँ पे हम काम कर रहे हो, सैलरी जिसको देने वाली हूँ, तो ये सब क्या हो गए मेरे इनडायरेक्टली कॉस्ट। ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियरिंग ऑफ कॉस्ट देखेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट का मतलब से ही मालूम पड़ता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं भाड़े पे मेरा काम करा रही हूँ, मतलब जब समझो मेरा एक दुकान है, मैंने वो भाड़े पे ली हुई है, तो मेरा क्या है, हर महीने मुझे वो भाड़ा पे करना पड़ेगा। तो वो जो अमाउंट है, फॉर एग्जाम्पल 10,000 मुझे हर महीने पे करना है, तो जो 10,000 है वो मेरा क्या हो गया, फिक्स कॉस्ट। कोई स्टाफ है उसको हर महीने मुझे एक सैलरी देना है, वो क्या हो गया, फिक्स कॉस्ट। टैक्स है, हर साल मुझे टैक्स पे करना है, ये क्या हो गया मेरे लिए, फिक्स कॉस्ट। इंश्योरेंस लिया रहेगा, एक तरह से देखा जाए तो वो भी क्या हो गया, फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एक फिक्स कॉस्ट का डायग्राम बनाया है, आप ध्यान से देखना। तो ये जो वाई के साइड है, वाई एक्सिस वो तुम्हारी कॉस्ट है, एक्स एक्सिस से वो तुम्हारी हो गई आउटपुट। कर्व लाइन जो दी है वो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कि मतलब हर टाइम फिक्स कॉस्ट क्या हो सकती है, चेंज भी हो सकती है यूनिट के हिसाब से, लेकिन जो टोटल फिक्स कॉस्ट होगा वो क्या होगा, हमेशा सेम। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट का मतलब ही हो गया कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है,
डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये सब क्या हो गए हमारे वेरिएबल कॉस्ट। जितनी भी मैं लेबर लाऊंगी उसके हिसाब से कॉस्ट दूंगी। ऐसा तो नहीं होगा ना 10 लेबर लाऊं और 15 का खर्चा दे दूं, नहीं ना। तो हर टाइम मेरा लेबरिंग कॉस्ट हो सकता है, ऐसा हो सकता है 2 जन आर्ट में वही लेबर कम पैसे में हो, और अभी आता है तो क्या हो जाएगा चार्जिंग उसका ज़्यादा। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट का जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या जा रहा है ऊपर की तरफ, लेफ्ट टू राइट की तरफ ऊपर की तरफ जाता है। वही अगर आप फिक्स कॉस्ट देखो तो वो नीचे की तरफ कर्व लाइन आ रहा है फ्रॉम वाई टू एक्स। अब आ जाते हैं हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, आधा वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आधा फिक्स कॉस्ट है, आधा वेरिएबल कॉस्ट है, इस तरीके से। तो आधा वेरिएबल कॉस्ट भी हो, आधा फिक्स कॉस्ट भी हो, तो इसके एग्जांपल देखें तो मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, लाइट बिल, पावर, टैक्स, टेलीफोन चार्ज, मशीनरीज, ये सब क्या होंगे सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट का याद करने का मतलब ही क्या याद करने का, सीडी। मैं इसको ऐसे ही याद करती हूँ, सीडी याद करो तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। फिक्स कॉस्ट का क्या था, वाई साइड से कर्व लाइन आना। वेरिएबल कॉस्ट का क्या था, जीरोस के नीचे जो वाई लाइन और एक्स लाइन के जो जीरो होते हैं लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ ऊपर की तरफ जाना। सेमी वेरिएबल कॉस्ट में क्या होता है, सीडी की तरफ ऊपर की तरफ चढ़ना, मतलब कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, इस तरीके से। इसको अब आता है हम ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबलिंग। तो कंट्रोलेबल कॉस्ट भी होता है, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। कंट्रोलेबल कॉस्ट वो होता है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट क्या होता है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बराबर। जैसे अनकंट्रोल का एग्जाम्पल दो, फैक्ट्री का रेंट चेंज हो सकता है। आज मैं यहाँ पे रह रही हूँ, यहाँ पे मैंने फैक्ट्री लगाया, और किधर फैक्ट्री लगाऊंगी, ये कभी भी चेंज हो सकता है, इसका प्राइस चेंज हो सकता है। सैलरी आज अगर 10,000 दे रही हूँ उनको मैं, आगे जाके मेरे को उनको 11 12, तो चेंज हमें करना पड़ता है। या कोई नया आ गया तो उसको सैलरी बढ़ा के भी देना पड़ सकता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन देखेंगे अभी हम। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर्स, डायरेक्ट एक्सपेंस, ओवरहेड एक्सपेंस, ये सब आते हैं। जैसे सैलरी टू स्टाफ देना, टेक्निकल सपोर्ट देना, बाद में डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी करना, ये सब मैन्युफैक्चर लॉस, मतलब मैन्युफैक्चर में ही होना, मतलब फैक्ट्री में हो रहा है ये सब खर्चा। फैक्ट्री का रिपेयर करना, फैक्ट्री का जो बिल्डिंग है उसको रिपेयर करना, मशीनरी लाना, तो ये सब क्या हो गया मैन्युफैक्चरिंग। नाम से ही मालूम पड़ता है जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहाँ का खर्चा। एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ऑफिस, ये माइंड में बैठा दो। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब भी क्या हो गया ऑफिस। तो लाइट बिल, टेलीफोन, पोस्टेज, सैलरी, रेंट, बाद में जनरल ऑफिस एक्सपेंस हो गया, इस तरीके से। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है एडवर्टाइजमेंट। जिसको एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो ही हमारा क्या होगा सेलिंग होगा। यहाँ तक कि कभी कभी हम कुछ सेल करने पे एक कमीशन मिलता है, तो कमीशन भी क्या हो गया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट। आप इतना सेल करोगे आपको इतना कमीशन वहाँ पे मिलेगा। इसके कुछ अलग अलग दिया है, शोरूम एक्सपेंस, डिस्काउंट अलाउड, सैंपल फ्री गिफ्ट्स, रेंट ऑन सेल रूम, आफ्टर सेल सर्विस, ये सब भी क्या आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट। ये सब चीज़ें हमने फर्स्ट ईयर में भी सीखा था। बाद में हमारे 12th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड में फाइनल अकाउंट जो किया था ना, ऑलमोस्ट सेम, आपको कोई अलग कुछ नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन का उसमें भी हमने यही मीनिंग सीखा था, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रॉफिट एंड लॉस में आता है वो सब। और ये जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है ना, एक और आइडिया दे दूँ, जो आप ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हो ना वो सब यहाँ पे मैन्युफैक्चर कॉस्ट में आएगा। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को, एक तरह से इसमें पैकिंग चार्ज लगता है जब भी हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, लोडिंग चार्ज लगता है। पैकिंग चार्ज मतलब वो जो बॉक्स है उसको पैक किया, डिलीवरी चार्ज लगेगा, उसको चार्ज लगेगा, कुछ ना कुछ तो चार्जिंग देना पड़ता है, एक्स्ट्रा चार्ज, वो सब। कैरेज ऑन सेल्स, रेंट ऑन वेयर हाउस, वेयर हाउस मतलब जहाँ पे हम स्टोरेज, जिस खासकर वेयर हाउस आपको कहाँ मिलेगा बताऊँ,
जहाँ पे शिप्स होती ना, पोर्ट्स, तो वहाँ पे वेयर हाउस बनाते थे, कोल्ड वेयर हाउस, जहाँ पे कुछ फिशेस ये सब आ गए तो वहाँ पे एक तरीके से हम वहाँ पे रेंट पे हम वहाँ पे स्टोर करके रख सकते हो। इंश्योरेंस एंड लाइटिंग ऑफ वेयर हाउस ये भी होता है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, सेल्स ऑन गोडाउन कीपर, ड्राइवर, पैकिंग एक्सेट्रा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट होता है, जो रिसर्च हम करते हैं उस पर भी हमारा एक तरीके से कॉस्टिंग वहाँ पे अलग से होती है। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम के हिसाब से भी कॉस्टिंग होती है। हिस्टोरिकल कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होता है, कुछ नहीं होता है, जो भी हमारा एक्चुअल कॉस्ट होता है ना वही, ठीक है। प्री डिटरमाइन कॉस्ट, पहले से ही आपने उसको डिटरमाइन कर दिया कि इतना कॉस्टिंग वहाँ पे होने वाला है। अदर बेसिस क्या होता है, नॉर्मल कॉस्ट, जो भी हमारा आउटपुट होगा वो हमारी नॉर्मल कॉस्ट हो गया। अब नॉर्मल कॉस्ट, अब नॉर्मल कॉस्ट का यहाँ पे क्या दिया है, विच इज़ नॉट अ नॉर्मल इंकर एट द टाइम ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट, जो भी आउटपुट हम करेंगे वो नॉर्मली इंकरिंग और लेवल ऑफ आउटपुट के टाइम वो सब, और इसको सच अ कॉस्ट इज ओवर एंड अबाउ द नॉर्मल कॉस्ट, ये अब नॉर्मल क्या होगा, हमेशा नॉर्मल कॉस्ट से अबाउ ही होने वाला है। अवॉइडेबल कॉस्ट, अवॉइडेबल कॉस्ट क्या होगा, जो भी हम अवॉइड कर सकते हैं प्रेजेंट कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे आएगा। जैसे स्पॉइलिंग ऑफ अक्वेयर हो गया मैन्युफैक्चरिंग की टाइम या नॉर्मल लिमिटेड के हिसाब से वहाँ पे। तो इसमें अभी अलग अलग तरीके से यहाँ पे हमने एक तरीके से सब कुछ देख लिया है। पूरा लेसन यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आपको नीचे क्लासिफिकेशन कॉस्ट दिया है, एग्जाम्पल यहाँ पे सब कुछ आपको एक शॉर्टकट से दिया है। अब आता है मेन चीज़, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। अब एलिमेंट ऑफ कॉस्ट क्या होता है, इसमें हमने यहाँ पे चार हिस्सों में डिवाइड किया है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड ओवरहेड एक्सपेंस। तो इसको भी एक तरीके से हम चार्ट के हिसाब से यहाँ पे देखेंगे। डायरेक्ट में भी हम इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट देखने वाले हैं, तो इसमें भी हम यहाँ पे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट देखने वाले हैं, सेम लेबर के लिए भी और अदर एक्सपेंस के लिए भी। एक आता है अभी ओवरहेड। ओवरहेड में फैक्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये चीज़ जो तीनों बता रहे हो, फैक्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये अभी अभी हमने कर दिया था, तो सेम पॉइंट ही है। बस अब देख लेते हैं मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंस में। अब मटेरियल क्या होता है, रॉ मटेरियल जो हम यूज़ करते हैं ना वो सब यहाँ पे फिनिश, जो फिनिश नहीं हुआ अभी भी। तो डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, इनडायरेक्टली देखा जाए तो वो होता है हमारा रॉ मटेरियल, जो मैन्युफैक्चर में यूज़ होने वाला है, जो एक तरीके से फिनिश प्रोडक्ट का पार्ट होता है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे को शुगर बनाना है तो मेरे लिए शुगर केन मेरे लिए क्या हो गया, डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। इतना ही इसका एग्जांपल शॉर्ट एंड स्वीट आपके लिए एग्जांपल है। कपड़े बनाने के लिए मेरे को धागा पहले चाहिए, वो भी हो गया डायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल, तो इनडायरेक्ट मटेरियल्स क्या हो जाता है, जो डायरेक्टली मटेरियल विच कैन नॉट बी चेंज टू प्रोडक्ट डायरेक्टली, जिसको हम डायरेक्टली चेंज नहीं किया जा सकता है, इसको एक तरीके से एक्सपेंस मटेरियल भी बोला जाता है। जैसे कॉटन वेस्ट, गिनीस, ऑयल, स्मॉल टूल्स जो हम यूज़ करते हैं उसमें ड्रेस बनाने के लिए जो मटेरियल होते हैं, नील्स जो खिल्लियाँ होती हैं ना, जैसे हम नट्स बोल रही हो, जो खिल्ली हमें फर्नीचर बनाना उसमें यूज़ करना है, फर्नीचर बनाने लकड़ा हम चेंज कर सकते हैं वहाँ पर, लेकिन हम खिल्ली जो यूज़ कर रहे हैं वो तो हमें वही लगेगी। तो ये सब भी क्या हो गया, इनडायरेक्टली मटेरियल। अब आता है लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट भी सेम डिवाइड दो तरीके से, डायरेक्टली लेबर एंड इनडायरेक्टली लेबर। डायरेक्टली लेबर जो डायरेक्टली वहाँ पे कम कर रहा हो, जैसे शॉप में जो मेन बैठा हुआ है वहाँ पे जो कैश काउंटर के यहाँ पे, वो डायरेक्टली हो गया है, ठीक है। फर्नीचर बनाने के लिए कारपेंटर हो गया है। लेबर किसके लिए, कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए लेबर चाहिए, मेन है डायरेक्ट लेबर। टेलर, रेडीमेड कुछ गारमेंट बनाना उसके लिए टेलर लगेगा, कपड़े सिलना है टेलर लगेगा, ये सब क्या हो गए, डायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या हो गया, जो इनडायरेक्टली हमें वहाँ पे ज़रूरत तो नहीं है लेकिन ऐसे ही हमने वहाँ पे
रखा हुआ है। स्टोर्स में लेबर्स रखना क्या काम करते हैं, दूसरा काम, तो इनडायरेक्ट लेबर्स हो गए हैं। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के लिए वो भी इनडायरेक्ट। पावर हाउस के डिपार्टमेंट के लिए इनडायरेक्टली लेबर रख रहे हो, ठीक है। तो मतलब आपको जरूर हो ना हो, आपको रखना उनको क्या होगा, जरूरी है। सेम एक्सपेंस में भी डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्टली एक्सपेंस, जैसे हमें कुछ परचेस कर रहे हो, खर्चा लगेगा, कैरेज पे करना पड़ेगा, परचेस पे, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गए। रॉयल्टी पे करना पड़ेगा, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गए। इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो इनडायरेक्टली खर्चा एक तरीके से होता हो। अब इनडायरेक्टली खर्चे को हमने यहाँ पे अलग सब डिवाइडिंग पार्ट में डिवाइड किया है। अब आता है यहाँ पे फैक्ट्री और वर्क ओवरहेड। फैक्ट्री में फिक्स है, जैसे मेरे को रेंट पे करना पड़ेगा, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन हो गया, कोई मशीनरी फैक्ट्री बिल्डिंग में जो मेरा तरीके से क्या हो गया, एक तरीके से खर्चा ही है। तो ये सब क्या हो गया, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर या इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रेंट, रेट्स, टैक्स, इंश्योरेंस, सैलरी, ऑडिट फीस, डायरेक्टर फीस, ये सब भी यहाँ पे आ जाएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एडवर्टाइजमेंट, सैलरी, कमीशन ऑन सेल्स एजेंट्स, ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ सेल्समैन का, यह भी यहाँ पे आपको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा। यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट समरी राइटिंग दिया है, मेरे हिसाब से आपको एक बार लेसन रीड आउट कर देना चाहिए, और नीचे आपको यहाँ पे क्वेश्चन आंसरिंग दिया गया है। तो आज के लिए आपको डेमो लेक्चर के लिए मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है, और ये डेमो लेक्चर फुल ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके बाद आपको जो भी वीडियोस मिलेंगे वो सिर्फ एंड सिर्फ वड़ा पाव के प्राइस में, मतलब आपको वड़ा पाव का प्राइस यहाँ पे अभी आप 14 रुपये 15 रुपये पे करोगे, लेकिन हमारा जो लेक्चर्स होंगे वो सिर्फ आपको ओनली एंड ओनली 10 रुपीज़ में ही आपको पे करना होगा। तो जल्दी से जल्दी जितना हो सके आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आप TY हो, MCOM हो, सभी के लिए इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सभी के लिए सेम है, उनको बार बार ये ज़रूरत पड़ता है। तो ये आप वीडियो ज़रूर जितना हो सके आप सभी शेयर कीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। मैं ऐसे अभी हम अलग अलग सब्जेक्ट्स के सभी डेमो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको ये मेरे लेक्चर्स मेरे चैनल पे भी मिल जाएगा, प्लस आपको विशाल क्लासेस के चैनल पे भी आपको ये मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। तो और बाकी जो हमारा एडिकोडेमी का जो वेबसाइट का लिंक है वो भी मैं नीचे दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो ज़रूर क्लिक करो। वहाँ पे आपको इतने कम प्राइस में, सच्ची बता रही हूँ, आपको इतने कम प्राइस में आपको कोई भी लेक्चर्स नहीं प्रोवाइड करेंगे। ये स्पेशली मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ही हमने बनाया है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। तो बस आज के लिए इतना ही। इसके बाद आपको जो लेक्चर्स मिलने वाले वो आपको डायरेक्टली एडिकोडेमी पे ही मिलेंगे। तो बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।